हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा वर्ड में आपका स्वागत है। चैनल को जो है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि हमारा फिल्म जो है परिवार जिस तरीके से बढ़ता रहेगा, हम लोग भी उसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आपको जो है आज ग्रामीण परिवेश का ये 7वां वीडियो दिया जा रहा है। 7वां वीडियो है ये, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा 1 मिनट तो देखते हैं। इसमें आगे जो है, जैसे हमारा आज तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो तीसरा चैप्टर हमारा क्या है? सामाजिक विकास है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा, स्वच्छता, आवास, इन सब के बारे में जो है हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से सामाजिक विकास हमारा जो है उन्नत की तरफ बढ़ता है, और किस तरीके से कौन कौन प्रकार के जो है हमारे समाज हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये ग्रामीण समाज विकास का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। उद्देश्य क्या है कि जैसे कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। रोजगार, रोजगार मिलना, ठीक है। संचार की व्यवस्था करना, आज संचार युग ही चल रहा है पूरा, संचार की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना, ठीक है। ये सब क्या होता है? हमारे ग्रामीण समाज के विकास की जो परियोजनाएं हो, क्या है? ये सब उद्देश्य हैं, ठीक है। इन्हीं उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए काम किया जाता है। हम देखते हैं कि हमारा समाज जो है बटा हुआ है। जैसे कि अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो हमारा समाज कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में कैसे बटा हुआ है? एक जैसे जनजातीय समाज, हमारा जनजातीय समाज, और दूसरा जो हमारा होता है कृषक, कृषक, एंड इसी में जो है जोड़ लेते हैं औद्योगिक, औद्योगिक समाज, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले किसकी बात करते हैं? चलो जनजातीय समाज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनजातीय समाज की, जिसको इस पीडीएफ को जो भी हमारे पेड ग्रुप है उनको मिल जाता है, पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स भी मिल गया है। तो इसमें देखिए कि ग्रामीण समाज जो 2 भागों में बटा हुआ है, हमारा कृषक एवं औद्योगिक समाज है। कृषक एवं औद्योगिक समाज जो हमारा कहाँ पे पाया जाता है? एशिया, एशिया यानी कि एशिया में अपना भारत भी आता है। भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, ठीक है। तो और औद्योगिक समाज जैसे उत्तरी अमेरिका, मतलब वहाँ पे उद्योग धंधे भी जहाँ पे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? औद्योगिक समाज बोला जाता है। और दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता है? जनजातीय समाज। तो सबसे पहले हम किस समाज के बारे में पढ़ेंगे? जनजातीय समाज के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं जनजातीय समाज के बारे में। जनजातीय समाज, आप जानते हैं कि जनजातीय समाज हमारी कहाँ जाता है? ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं कि मतलब जैसे जंगल में रहने वाले, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब शिक्षित नहीं होते, शिक्षा का अभाव होता है, गरीबी में रहते हैं, ठीक है। आकार इनका छोटा होता है, छोटे छोटे समूह में जो है रहते हैं। लोक कृतियों पर चलने वाले, लोक कृतियों पर चलने वाले, ठीक है। लोक कृतियों पर चलने वाले होते हैं। इनका अपना भी कोई मतलब जैसे कि संविधान टाइप का नहीं होता है। ये क्या होता है कि अपने ही धर्म के अकॉर्डिंग ऐसे ही चलते रहते हैं। स्वविवेक से अपना एक कानून बनाते हैं, उसी में जो है जैसे कि कोई अगर दंड की मतलब अपराध किया तो उसको दंड के स्वरूप में मान लो उसका गला काट दिए, मतलब छोटा अपराध किया तब भी गला काट दिए, बड़ा अपराध किया तब भी। तो इस तरीके से, या उनको अपने समाज से निष्कासित कर दिए, या इनका मतलब दंडात्मक जो विधान होता है इनके खुद के द्वारा तय किया जाता है, कोई भी संविधान नहीं होता है। और दूसरी बात, प्रकृति के प्रति इनका बड़ा जो है लगाव होता है। प्रकृति इन द सेंस की जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मतलब मार के खाते वाते तो हैं लेकिन लगाव होता है उनसे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। धर्म से बड़ा लगाव होता है। मान लो अगर किसी देवी देवता की अगर पूजा कर रहे हैं तो उनसे ये लोग बड़ा लगाव रखते हैं, मतलब उनसे छेड़खानी कोई भी करेगा तो अपने मौत को बुलावा दे रहा है। अभी ये जो है कई सारे हमारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे नागालैंड में भी कई सारे क्षेत्र हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कई ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो वहाँ पे हमारी जनजातियाँ जो निवास करती हैं, तो कुछ तो बहुत ही मतलब निर्भक्षी टाइप के होते हैं कि मतलब वो हम लोगों को देखना पसंद ही नहीं करते हैं। अगर वहाँ पे कोई गया तो मारा जाएगा। अभी 2018 की बात है, जो है एक कोई इंजीनियर्स था, जो अमेरिकी इंजीनियर था, यहाँ पे आया था, तो वो नाव के माध्यम से वहाँ गया उस द्वीप पर। तो उसको वो जनजातियाँ जो थी मतलब अब पसंद नहीं करती हैं, आप बिना परमिशन, भारत सरकार परमिशन से वहाँ पे वो गए तो वो मार दिए गए। वहाँ पे उनकी लाश मिली उनको, मतलब ये लोग मार के खा भी लेते हैं ना। तो इस टाइप का भी जो है इनका थोड़ा सा विधान चलता है। चलिए ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जादू टोना धर्म से ज़्यादा जुड़ा होता है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब में क्या होता है? विश्वास रखने वाले ये लोग होते हैं, ठीक। तो कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी ना कि मतलब हमारा जो ये जनजाति समूह है किस तरीके से रहता है। आइए देखते हैं इनका आर्थिक जीवन क्या है। पेड़ पौधों से अपना मकान बनाते हैं, पत्थरों आदि से ये क्या करते हैं? अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते हैं। शिकार यूँ करना मतलब मनोरंजन के लिए भी, भोजन के लिए भी, सबके लिए क्या करते हैं? मतलब मनोरंजन भी शिकार करके करते हैं और भोजन के लिए तो करते ही करते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में इनका क्या योगदान होता है। भारत में
भारत में इनका क्या है कि जैसे देखा जाता है कि ना जनसंख्या के आधार पर अगर विभाजन किया जाता है तो जनसंख्या के आधार पर और फिर इसके बाद प्रतिशत के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। तो जब बात की जाती है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर कहाँ पे निवास करती है तो थोड़ा सा मतलब देखो क्वेश्चन टाइप में बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है निवास करती हैं जनजातियाँ। दूसरा स्थान हमारा कहाँ का आता है, दूसरा स्थान आता है हमारा महाराष्ट्र का, ठीक, दूसरा स्थान। और तीसरा स्थान हमारा आता है उड़ीसा का। नोट करते रहिएगा, अगर जो लोग जो है देख रहे हैं वीडियो नोट करते रहिए। पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान उड़ीसा और चौथा स्थान हमारा राजस्थान। अगर पांचवें की बात की जाए तो गुजरात, ठीक। यानी कि पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे राजस्थान, पांचवें पे महाराष्ट्र। ये किसके आधार पर, आप ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या के आधार पर बात की जा रही है, ठीक है। आइए देखते हैं प्रतिशत के आधार पर। अब ये पॉइंट जो कुछ भी बताया जा रहा है कि अब प्रतिशत के आधार पर हम लोग बात करेंगे। चलो प्रतिशत के आधार पर देख लेते हैं। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मिजोरम में। मिजोरम में अगर इनके परसेंटेज की बात की जाए तो कितने हैं, 94.4%, ठीक। लिखते जाएंगे। फिर नागालैंड, नागालैंड में हमारा कितना है, 86.5%। नागालैंड के बाद कौन आता है, मेघालय आता है। यहाँ पे कितना है, 86.1%, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश में आता है, लेकिन ये 3% के आधार पे तो जरूर आप लोग नोट करके रखिए और लिख के रखिए, ठीक है। फिलहाल जो पेड ग्रुप में है उनको पीडीएफ मिल जाएगा। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है वो जुड़िए, और ना जुड़ पा रहे हैं तो इस तरीके से अपना नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं आर्थिक जीवन के बारे में पता चला, भारत के बारे में थोड़ा सा बताया। चलिए ठीक है, ये देखो आगे इसमें लिखा हुआ है, भारतीय समाज सर्वाधिक जो है जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है, पंजाब और हरियाणा में पाई ही नहीं जाती। प्रतिशत के आधार पे ये देखो तीनों के बारे में लिखा गया है। आप इनको नोट करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे आप कर लीजिए। तो जनसंख्या के आधार पर हो गया, प्रतिशत के आधार पर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने, ये राज्य के बारे में हो गया। अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे। अच्छा चलो, न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर, मतलब अधिकतम जनसंख्या के आधार पर तो हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात है। तो न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा आप जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में है, कितना है, 0.6%। फिर हमारे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कितना है, 1.1%। और फिर बिहार में कितना है, 1.3%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर लगाने को आपको बोला जाए तो आप इन तीनों को याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे। चलो अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर बात करें, यूटी के बारे में अपनी बात करें, यूटी के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में क्या है इनकी हालत। तो सबसे पहले बता दें कि कितने यूटी हैं, टोटल 8 यूटी हैं। तो 8 यूटी हैं, तो सर्वप्रथम जो है 3 में तो पाया ही नहीं जाता। अब वो 3 कौन कौन से हैं, पुदुचेरी, दिल्ली एंड चंडीगढ़। पुदुचेरी, दिल्ली एंड चंडीगढ़ में तो ये पाए ही नहीं जाते, ये 3 तो याद कर लीजिए। जैसे वहाँ जो है जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा में नहीं पाए जाते हैं, और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में। उसी तरीके से यूटी में ये पुदुचेरी, दिल्ली एंड चंडीगढ़ में पाए ही नहीं जाते, ठीक है। अब बचा 5, इन 5 में पाए जाते हैं। 5 में पाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, ठीक है, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ठीक है। इस तरीके से ये कब, ये जनसंख्या के आधार पर याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जनसंख्या के आधार पर, ठीक। जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर एंड दूसरा स्थान लद्दाख का। अब क्या क्या कहा जाता है प्रतिशत के आधार पर, चलो बताओ। तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है। कितना पाया जाता है, 94.8%, ठीक है, 94.8%। अच्छा, जनसंख्या एंड प्रतिशत के आधार पर समझ में आ रहा है ना चीज़ें, जनसंख्या के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर चीज़ें समझ ही रहे होंगे, नहीं मतलब समझ ही रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे तो बताइएगा, जो कमेंट करके मैं बता दूंगा कि जनसंख्या के आधार पर कैसे होता है और प्रतिशत के आधार पर कैसे होता है, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा कृषक और औद्योगिक समाज क्या कहता है। सबसे पहले कृषक की बात करेंगे। तो कृषक आप जानते हैं कि जो भी किसान हैं, जो भी हम गांव से रिलेटेड लोग होंगे, वो तो इनके बारे में विधिवत जानकारी रखे होंगे कि हाँ हमारा कृषक समाज कैसे रहता है, ठीक है। जैसे इनका सादगीपूर्ण जीवन होता है, भैया कोई
ताव भाव तड़क भड़क नहीं। परिवार संयुक्त, देखिए परिवार में कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि 20-20, 25-25, 30-30 लोग रहते हैं, एक बूढ़ो दादा होते हैं, मतलब ठीक है, कहानी दादा नानी ये सब होते हैं ना, एकता की भावना इनके अंदर, गाँव ग्रामीण समाज में एकता की भावना है, आप जानते हैं कितने ज़बरदस्त लेवल पर होती है। ठीक, ये हमारा कृषक समाज होता है। लेकिन जब हमारे औद्योगिक समाज की बात की जाए, अब हम किधर की तरफ भाग रहे हैं, जब हम शहर की तरफ भागते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा उद्योग धंधे लगा हुआ है, जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो हमारा औद्योगिक वहाँ पे लोग कैसे होते हैं, मतलब एकल परिवार, मतलब एक अपना जो हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे साथ में रह रहे हैं, तो एकाकी परिवार हो जाता है। पर्यावरण से दूर, पर्यावरण यहाँ मतलब शुद्ध ना तो हवा ले रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, पर्यावरण से काफ़ी दूर। श्रम विभाजन, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से ये खेती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना जो है योगदान दे रहे हैं। अब वहाँ पे जाकर के अपनी नौकरी करते हैं, किसी भी तरीके का काम करते हैं, जैसे कुछ लोग इंजीनियर होते हैं, कुछ लोग हेल्पर होते हैं, ठीक है, मेहनत मजदूरी करके मतलब कमा खा रहे होते हैं। तो ये हमारा कैसा समाज होता है, औद्योगिक समाज पाया जाता है। तो चीज़ें समझ में आ रही है ना, बहुत ही पॉइंट पे लेकर चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं चल रही हैं, ठीक है, समझते रहिए। और अब जानते हैं इनका सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर यहाँ पे क्या होता है, जैसे परिवार के मूल्यों में बदलाव, ठीक, जाति प्रथा में, जैसे परिवार के मूल्यों में बदलाव, मतलब कि जो कमा रहा है भाई वो तो अपना मतलब अमीरी टाइप का दिखाएगा, ठीक है, इस टाइप। जैसे जाति प्रथा में बदलाव, जाति प्रथा में बदलाव जैसे कि अगर कोई बाहर निकल जाता है तो उसमें जाति धर्म की बात, ज़्यादातर भावनाएं खत्म होती जा रही हैं कि हम उच्च जाति के हैं, हम निम्न जाति के हैं, हम कुलीन वर्ग के हैं, ऐसा कुछ भी उनके अंदर नहीं पाया जाता है। धीरे धीरे चीज़ें क्या होती है, केंद्रीय परिवार का स्थापत्य, बाल विवाह को जो है मतलब बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, अब इसको जो है कम किया जा रहा है। विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन किया जा रहा है, ठीक, विधवा खान पान में परिवर्तन और सुधार किया जा रहा है, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो है आप क्या करें, जानकारी लेते रहें कि किस तरीके से खान पान में इनके परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दूसरी बात आते हैं कुछ चीज़ें से धार्मिक परिवर्तन की अगर बात करें, तो धार्मिक परिवर्तन में क्या है कि विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, कहा ही जाता है कि मतलब कई विभिन्न जो धर्मों के लोग एक साथ रह रहे हैं, एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, गाँव में भी रहते हैं, गाँव में भी अपने सब मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। आर्थिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर क्रियाकलाप होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई जैसे हिंदू समाज है, हम वहाँ पे एक गांव है या इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे एक हिंदू समाज है, वो मतलब बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे मुस्लिम मान लो 1-2 हों और वो मान लो बहुत गरीब हों, इनकी बेटी की शादी वादी हुई, शादी वादी रखा गया, तो ऐसा नहीं होता कि हिंदू धर्म के लोग इनकी बेटी की शादी में शामिल नहीं होते, मतलब इनकी मदद करते हैं। तो क्या होता है कि यही चीज़ बताया जाए कि आर्थिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर क्या होता है, क्रियाकलाप होता है, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है बदलाव धीरे धीरे इनके अंदर आता है। तो धार्मिक बदलाव आ गया ना, जैसे संपत्ति 2 प्रकार की होती है, इसके बारे में जानते हैं ना, संपत्ति कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। चल संपत्ति, हल बैल मवेशी आभूषण नगद, ये कैसी संपत्ति है, चल संपत्ति। अचल संपत्ति मकान और भूमि क्या किस में आता है, जो है अचल संपत्ति में आता है। और वैवाहिक स्तर में अगर बात की जाए तो आज वर्तमान समय में जो है अंतर्जातीय विवाह का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हुआ है, तो इसमें भी हमारा समाज जो है थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बाकी प्रेजेंट का जो समय चल रहा है वो तो संचार क्रांति चल ही रही है, ठीक है, हर जगह वाईफाई नेट और मोबाइल जो है चीज़ें जो है एकदम से भरमार लगी हुई हैं। तो भारत में अगर की जाए, भारत के ग्रामीण समाज की बात, गरीबी रेखा, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जो है, इसलिए बात किया जा रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। तो ग्रामीण समाज की गरीबी निर्धारण नीति आयोग, इसमें अगर पूछा जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। अब इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो केंद्र से राज्य सरकार की जो भी योजना होती है उसको लागू करवाने के लिए, ठीक है, समय समय पर आयोगों का गठन किया जाता है। इसी प्रकार से जो आयोग का गठन किया गया था कि गरीबी जो है किस तरीके से निर्धारित किया जाए, तो एक पहला जो बनाया गया था तेंदुलकर समिति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था, 2011 और 2012 में क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। इसके बारे में अगर बता दें थोड़ा सा कि 2011-12 में जो गठन किया गया था, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र की, तो इन्होंने क्या बताया था कि अगर 27.20 रुपया कमा रहे हो एक दिन में, तो भैया आप गरीब नहीं हो। ये कहाँ की बात की गई थी, ग्रामीण क्षेत्र की बात की गई थी। अब इसी को जो है चलो यहाँ पे लिखते हैं, शहरी क्षेत्र की बात। शहरी क्षेत्र में इन्होंने क्या कहा था कि अगर आप 33.300, डाटाबेस क्वेश्चन बन सकता है इसलिए याद कर लेना, 33.300 रुपया अगर आप कमा ले रहे हो शहर में हो तो आप गरीब नहीं हो। ये किसने कहा था, तेंदुलकर समिति ने। तेंदुलकर उपभोग के आधार पर, तेंदुलकर समिति किस पर काम किया था, उपभोग के आधार पर काम किया था। तो इसका गठन कब किया गया था, 2011-12 में। तो इन्होंने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप 27.20 रुपया कमा ले रहे हो तो आप गरीब नहीं हो।
ठीक है। और अगर शहरी क्षेत्र में 33.3 रुपया कमा ले रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। आइए आते हैं श्रीरंग राजन समिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक, तो श्रीरंग राजन समिति के बारे में हम अगर आपको बताना चाहें तो इसमें इनका गठन कब हुआ था, सबसे पहले तो हम यही बताएंगे भैया गठन कब हुआ था। गठन कब हुआ था, 2014 में। तो इन्होंने क्या बताया, ग्रामीण एंड शहरी, ऐसे लिख लो। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या बताया, 32 रुपया अगर आप कमा रहे हो तो आप क्या हो, गरीब नहीं हो। इन्होंने इस तरीके से भी जो है विवेचना किया। और 47 रुपया अगर कमा ले रहे हो तो आप शहरी क्षेत्र में तो आप गरीब नहीं हो। तो एक तरीके से आप लोगों ने देखा कि मतलब ये पूरा हमारा ग्रामीण विकास आज एक चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, कितने जल्दी और कितने आराम से, कुछ भी नहीं है। बस डाटाबेस जो चीज़ें मैं यहाँ पे मतलब PDF में दे रहा हूँ प्लस जो खुद लिख रहा हूँ उनको आप बस नोट्स बनाते जाइए, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही था। अगले दिन जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा। ये हमारा कालिया व्हाट्सएप नंबर है, आप इनसे संपर्क करके जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या जुड़ सकते हैं और फ्री क्विज जो चल रही है उसका आनंद उठा सकते हैं, पेड क्विज से जुड़ सकते हैं। और कई सारे कोर्सेज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे ये हमारा कोर्स है, वीडियो का कोर्स है। ठीक, पहला जो हमारा वीडियो का, दूसरा लेखपाल का चल रहा है, यह मेंस के लिए बैच चल रहा है, PCS मेंस के लिए। और ये प्री का बैच आज से ही, आज 15 फरवरी है ना, आज से ही ये स्टार्ट हो रहा है। जो है क्वेश्चन के फॉर्म में PDF आप लोगों को भेजा जाएगा। और बाकी जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं ऑनलाइन वो परचेज कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है कैसे आप परचेज कर सकते हैं। इनलाइटमेंट के बारे में जानिए, तो इसके लिए भी एक वीडियो बनाया गया है। ठीक है, ये इनलाइटमेंट का ही एक पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आज से शुरू हो रहा है और इसके बाद 1 मार्च से होगा शुरू। तो जो कोई भी इससे जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर आएँ और हमारी टीम से संपर्क करें, बातचीत करें। आप जो है जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और लाइक, कमेंट और शेयर में कोताही बिल्कुल मत कीजिए, दबा के कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।